नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। हिंदी सिनेमा के गीत संगीत की प्यास रखने वाले प्रेमियों के लिए मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ फिल्मी तराने और अफसानों के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, तराने हैं, अफसाने हैं, अफसानों से जुड़ी हुई हस्तियां हैं और उनकी दास्तानें हैं। हम हमारे प्रोग्राम में हमेशा किसी हस्ती की चर्चा करते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर साल ले लेते हैं और साल में जो भी हिट फिल्में आई हैं, जो भी इस तरह की फिल्म्स रिलीज हुई हैं जिनके पीछे किस्से कहानियां हैं जो आपका मन बहला सकें, आपका ध्यान आकर्षित कर सकें, ऐसी चीज़ें हम इस प्रोग्राम में सामने रखने की कोशिश करते हैं। गाने तो हैं लेकिन कहानियों के साथ ज़रा सा सुर का तड़का लग जाता है तो मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आज हमने ईयर चुना है 1974। आज 1974 में जो इम्पॉर्टेंट फिल्म्स हैं या इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इम्पॉर्टेंट स्टोरीज हैं, उनकी चर्चा करेंगे। द ईयर ऑफ 1974। तो जनाब मेहरबान कदरदान, आज का ये सफ़र समर्पित है साल 1974 को। 1974 में बहुत सारी फिल्मों में एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई हैं, लेकिन एक किसी फिल्म को ही उसका दामन पकड़े। उस फिल्म का नाम था आपकी कसम। बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है इस साल की। दिस फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जे ओम प्रकाश। राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार, ये मेन कास्ट थी। आज आपकी कसम के उस गीत की चर्चा करेंगे कि जब ये गाने की रिकॉर्डिंग का तामझाम लाव लश्कर देखा, वो ज़माना ऐसा था कि जब स्टूडियो में 100 150 म्यूजिशियन स्टूडियो हॉल में एक साथ बैठकर टेक बजाया करते थे। एक पर्टिकुलर गाने में बहुत ज़्यादा तामझाम था। इस गीत में बहुत सारे म्यूजिशियंस का बहुत इस्तेमाल हुआ है और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जे ओम जी को जब पता लगा कि यार ये इतने सारे म्यूजिशियन हैं, ये कोरस गा रहा है, 50 कोरस के औरतें हैं, 50 आदमी खड़े हुए हैं, तो उन्हें लगा कि ये गीत ओवर बजट हो जाएगा। एक प्रोड्यूसर मान के चलता है ना कि भाई ये 25,000 में हो जाएगा, लेकिन स्टूडियो में घुसते ही उनको, प्रोड्यूसर को खुशबू आ गई कि ओवर बजट हो जाएगा, खर्चा बढ़ने वाला है। और जब टोटल रिहर्सल जब जे ओम जी ने सुनी तो उन्हें लगा कि मज़ा नहीं आ रहा है इस गाने के अंदर। हाँ, और जब अपने अकाउंटेंट से पूछा तो कहते जी मेरे हिसाब से तो आज का टोटल जो है रिकॉर्डिंग का 50 लग जाएंगे। 50,000। आप समझ सकते हैं उनका क्या हाल हुआ। तो उन्होंने 2-3 बार ये बात जाके आर.डी. बर्मन को कह दी, यार पंचम 50,000 लग गए यार, मजा नहीं आया। 50,000 लग गए, मजा नहीं आ रहा यार 50। अच्छा, अब राहुल देव बर्मन अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये बोल रहा है तो अपसेट होना लाजमी था। तो आर.डी. बर्मन बहुत अपसेट हो गए। अच्छा, गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त राजेश खन्ना भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने जब पूछा कि पंचम तू उदास लग रहा है, चक्कर क्या है? कहने लगे यार इतनी बार जे ओम जी बोल चुके, 50,000 लग गए, 50,000 लग गए, 50,000 लग गए, ओवर बजट होगा, मजा भी नहीं आ रहा है। तो एक डिमोरलाइज आदमी हो जाता है। किसी तरह से किशोर कुमार को भनक लग गई इस बात की कि कुछ गड़बड़ है। किशोर कुमार मजाहिया, नटखट, शरारती। उन्होंने जब पंचम से पूछा कि भाई तुम अपसेट क्यों नजर आ रहे हो, तो राहुल देव बर्मन ने उगल दिया, भड़ास निकाल दी कि 50,000 लग गए यार, 50 बार सुना चुके हैं। बहरहाल जब गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो इस गाने में जब क्रिसेंडो होता है, जब बीट बढ़ती चली जाती है, तो किशोर कुमार ने ओरिजिनल गाने में गाना गाते हुए शब्द बोले हैं, अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 लग गए। बिल्कुल सच है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आगे बात करेंगे उस हस्ती की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का संभवतः एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने एज ए स्टोरी राइटर, एज ए स्क्रीन प्ले राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, इन सभी
कैटेगरीज में अवार्ड्स जीते हैं। 1974 में उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। चर्चा में है साल 1974। इस साल एक फिल्म आई थी, आम आदमी की बेसिक कमोडिटी क्या होती है बताइए? रोटी कपड़ा और मकान। बस रोटी कपड़ा और मकान। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान। इसको डायरेक्ट प्रोड्यूस किया था मनोज कुमार ने, और मनोज कुमार ही वो शख्सियत हैं जिनको फिल्म मेकिंग की बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड से नवाजा गया है। अपनी फिल्मों के विषय की वजह से, कंटेंट और थीम की वजह से लोग उन्हें भारत कुमार के नाम से भी बुलाने लगे थे। आपने देखा, उपकार से ही वो शुरू हुए। मनोज कुमार की फिल्मों में कहीं ना कहीं देश की समस्या, देश की संस्कृति को उजागर करने वाली बात होती थी, पूरब पश्चिम हो कि शोर हो कि रोटी कपड़ा और मकान हो। लेकिन ये देश प्रेम की भावना आई कहां से, ये मैं आपको बताऊंगा। ये उन दिनों की बात है जब पार्टीशन बस हुआ ही था। जुलूस निकला करते थे, लोग नारे लगाया करते थे, सहगल धिंदोशा शाह नवाज लाल किले से आई आवाज, सहगल धिंदोशा शाह नवाज लाल किले से आई आवाज। पार्टीशन की त्रासदी मनोज कुमार के परिवार ने देखी और मनोज कुमार ने इसे महसूस किया। मनोज कुमार के परिवार के 70-80 आदमी मारे गए। पार्टीशन, बंटवारा हिंदुस्तान का बहुत दुखदाई था। इस बंटवारे में मनोज कुमार के चाचा भी हलाक कर दिए गए। मनोज कुमार अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, उन्हें आज भी 14 अगस्त की वो रात याद है जब पार्टीशन में भाई की मौत पर उनके पिताजी सारी रात दीवार पर सर पटक पटक के रोते रहे, कोसते रहे पार्टीशन को, धिक्कारते रहे इस बंटवारे को, पूरी रात रोते रहे और रोते रोते गुजार दी सारी रात और आ गई स्वतंत्र भारत की पहली सुबह, पहली भोर। सवेरे 4 बजे उन्होंने अपने बेटे मनोज कुमार को जगाया और बोला, नहा के तैयार हो जाओ, लाल किले जाना है। 15 अगस्त 1947 को वो उन्हें लाल किले ले गए। जय हिंद, भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा था। इसमें मनोज कुमार के पिता भी पूरे जोश और खरोश के साथ शामिल हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मनोज कुमार यकीन ही नहीं कर पाए कि ये मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी जो पूरी रात रोते रहे अपने भाई की मौत पर, धिक्कारते रहे बंटवारे को, वही पंडित जी के भाषण पर इस जोश खरोश के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं। बस यहीं से मनोज कुमार के हृदय में देशभक्ति का बीज अंकुरित हो गया। पिता के जोश की वजह से, अपने कर्तव्य का उनको ध्यान आया। हमारे देश में फिल्म स्टार्स को बहुत मानते हैं, है ना? फिल्म स्टार्स के तो पूजा करते हैं, उनके मंदिर बना देते हैं। इसलिए फिल्म स्टार्स का एक खास मुकाम है। फिल्म स्टार्स हैं, इसलिए फिल्म स्टार्स को अपने देश के लिए हर मोमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। मनोरंजन करते हुए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप भाषणबाजी करें, मनोरंजन करते हुए अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ ना कुछ योगदान देना बहुत जरूरी है। और जो नहीं देता है वो हो सकता है बहुत बड़ा स्टार हो, लेकिन आने वाली नस्लें, भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें उन स्टार्स का जो अपने कृत्यों से, अपने कामों से, उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का जो मातृभूमि के और समाज के प्रति योगदान नहीं देते, उनका नाम कालिमा में लिखा जाएगा। लेकिन स्वर्णाक्षरों के अंदर किसी गुरुदत्त का नाम लिखा जाएगा, किसी मनोज कुमार का नाम लिखा जाएगा। आगे हम बात करेंगे उस नौजवान की जो हीरो बनना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने घर में ये बात बताई तो पिताजी ने सीने पे बंदूक तान दी। थोड़ी देर में ओ 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए
सुहाना सफर विद अनु कपूर। जनाब, बात कर रहे हैं 1974 की। इस साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने और प्रोड्यूस किया था नडियाड वाला साहब, स्टारिंग रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, सिमी गरेवाल, रंजीत और बिल्कुल विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना साहब जब 14 साल के थे तब उन्होंने मुगले आजम देखी और देखने के बाद आंखों में हीरो बनने के सपने पलने लगे और बढ़ने लगे। पिताजी बिजनेसमैन थे और जाहिर के चाहते थे कि बेटा बिजनेस में जाए, मगर ये हीरो बनने का जो सपना था, हीरो बनने की जो ललक थी, ये कम नहीं हो रही थी। जब भी कभी फिल्म में जाने की या फिल्म का कोई भी जिक्र करते तो बाबूजी या पिताजी, डैडी हमेशा डांटते और कहते पढ़ाई के बाद तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना है, फिल्म विल्म के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये ज़माना बिल्कुल अलग था। अभी तो हमारे पेरेंट्स बहुत टेलीविज़न और फिल्म की वजह से बहुत एनकरेज करने लगे हैं बच्चों को, लेकिन एक ज़माने में भारत में नहीं चाहते थे, मिरासी के नाम से बोलते थे। तो एक दिन विनोद खन्ना साहब ने हिम्मत जुटा के पूरी इंटेंसिटी के साथ बोल ही दिया कि डैडी मैं तो मुझे तो फिल्म में जाना है। पिता ने मना किया, गर्मा गर्मी हो गई, बहस इतनी आगे बढ़ गई कि विनोद खन्ना के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने निकाली बंदूक और विनोद खन्ना के सीने पे तान दी। आप इमेजिन कर सकते हैं, खबरदार जो फिल्म का नाम। ये डेंजरस सीन देख के विनोद खन्ना की मां बीच में आ गई और सडनली ईश्वर ने उनके दिमाग में कुछ डाला और उन्होंने एक प्रस्ताव सामने रख दिया बाप बेटे के सामने। एक तरफ हस्बैंड, एक तरफ बेटा। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, इस बच्चे को 2 साल का वक्त दे दीजिए, आश्वासन 2 साल की एक टाइम लिमिट दे दो, इस 2 साल के अंदर इसको ट्राई करने दो, आपका बेटा है, अगर 2 साल में कामयाब नहीं हुआ तो ये फिल्म का चक्कर छोड़ के आपके साथ आपका बिजनेस संभाल लेगा। अच्छा, अब कोई पिता यार सचमुच थोड़े मारना चाहता है, गुस्सा आ गया होगा कि ये कहां पे लफंगा बनने जा रहा है, तो इतना करोड़ों का बिजनेस पड़ा हुआ तो फिल्मों में गया। तो खन्ना साहब ने बीवी की बात को मान लिया और अपने बेटे को दी 2 साल की मोहलत। बेटे ने भी इसे चैलेंज समझ लिया और जुट गया स्ट्रगल करने के लिए जोर शोर के साथ। एड़ियां रगड़ना शुरू कर दिए इधर से उधर, इस प्रोड्यूसर के दरवाजे, उस प्रोड्यूसर के दरवाजे, इस डायरेक्टर से मिला। और बहुत कोशिशों के बाद इस नौजवान विनोद खन्ना को सुनील दत्त की फिल्म में ब्रेक मिल गया, जिस फिल्म में सुनील दत्त अपने छोटे भाई सोमदत्त को लॉन्च कर रहे थे। फिल्म का नाम था मन का मीत और इसी में लीना चंदावरकर भी थी। और यहीं से विनोद खन्ना का करियर शुरू हुआ और जमे रहे दृढ़ निश्चय और अटल इरादों के साथ 1968 में स्टारडम मिलना शुरू हुआ। आई फिल्में पूरब पश्चिम, आन मिलो सजना, हाथ की सफाई, मेरा गांव मेरा देश जैसी हिट फिल्मों के हिस्सा रहे ये। 1974 में इनकी फिल्म आई थी जो बता चुका हूं, हाथ की सफाई। जी जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं रश्मि? कुछ जी, विनोद खन्ना जी बेसिकली कहाँ के थे, बॉम्बे के ही थे या नहीं? देखिए, पैदा हुए थे 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में। पेशावर जो अनडिवाइडेड इंडिया का पेशावर था। उसके बाद जानते हैं 14 अगस्त 1947 को बंटवारे के बाद फैमिली आ गई मुंबई। अच्छा, ठीक है। मुंबई से फिर कुछ टाइम के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई फैमिली, वापस मुंबई आ गई। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन दिल्ली मुंबई के अंदर ही आना जाना चलता है। नहीं, मुंबई में फिर इनकी फैमिली सेटल हो गई। ओके जी जी। अगर आप सोच लीजिए ये कामयाब नहीं होते तो आज पता नहीं किस बिजनेस में होते। ठीक है, पिताजी तो खुश हो गए थे, लेकिन बाद में मुझे पूरी उम्मीद है अपने बेटे को इतना बड़ा स्टार बनता देख के विनोद खन्ना के फादर भी बहुत खुश हुए। यूजुअली आप देखेंगे कि लड़कियां आती हैं फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए, अगर बन गई स्टार तो फिर
शादी हो जाती है, और नहीं बनी तो शादी हो जाती है। जी जी जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि फिल्मों में जब आती हैं तो वो फिल्मों में आने के बाद, हीरोइन बनने के बाद शादी करती हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे ऐसी हीरोइन की जो शादी करके फिल्मों में आई थी। बताता हूं थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। चर्चा हो रही है साल 1974 की। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई, रजनीगंधा, डायरेक्टेड बाय बासु चैटर्जी। ये फिल्म मनु भंडारी की एक कहानी पर आधारित थी जिसका नाम था ये सच है। हुआ यूं कि बासु चैटर्जी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। उन्हीं दिनों विद्या सिन्हा को मिस बॉम्बे ब्यूटी चुना गया। एक पत्रकार ने उनके इंटरव्यू के साथ विद्या जी की फोटो भी छाप दी। फोटो बहुत ही सिंपल, सादी, मुस्कुराती हुई। उस तस्वीर में विद्या सिन्हा ने 2 चोटियां बनाई हुई थी और यही फोटो बासु चैटर्जी ने देख डाली। उन्होंने पता किया विद्या सिन्हा के बारे में और मुलाकात हुई बासुदा की विद्या जी से। विद्या जी से पूछा, आप फिल्म करेंगी मेरे साथ? विद्या ने कहा, दादा काम तो कर लूंगी लेकिन एक्टिंग नहीं आती है। आप ईमानदारी देखिएगा, देखिए, हाँ, काम तो कर लूंगी, एक्टिंग नहीं आती है। ये सेंसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रोग्राम को जो भी नौजवान सुन रहे हैं, जिनके मन में एक्टिंग के कीड़े हैं, ये सेंसिबिलिटी आना बहुत जरूरी है कि तुम्हें सचमुच आता है कि नहीं आता है। जिस दिन ये तुम समझ लोगे तो कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ने लगोगे। तुम्हें समझ में तो आए। तो विद्या सिन्हा की दाद देना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, दादा काम तो कर लूंगी लेकिन एक्टिंग नहीं आती है। आपको मालूम है बासु चैटर्जी ने जवाब क्या दिया? अरे विद्या, तुम एक्टिंग की चिंता मत करो, तुम हां करो। तुम एक्टिंग की चिंता मत करो, तुम तो हां कहो। एक्टिंग तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े स्टार्स तक को नहीं आती है। तुम हां कहो, एक्टिंग में सिखा दूंगा। तो इस तरह से विद्या सिन्हा बासुदा की फिल्म की हीरोइन बन गई। फिल्म चली। इसके बाद विद्या सिन्हा ने राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, गिरीश कर्नाड, अशोक कुमार, संजीव कुमार जैसे स्टार्स के साथ काम किया। संजीव जी के साथ, हरि भाई के साथ फिल्में की, तुम्हारे लिए, पति पत्नी और वो वगैरह वगैरह। एक बार संजीव जी अपने फिल्म की शूटिंग मोहन स्टूडियो में कर रहे थे। वहां विद्या सिन्हा भी इनकार फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों फिल्में एक ही प्रोड्यूसर की थी। लंच ब्रेक के दौरान हरि भाई को खाना खाने का बहुत शौक था। हरि भाई ने कहा, आ जाओ खाना खा लो। बेहतरीन खाना अच्छा लगता था हरि भाई को। उन्होंने विद्या के सामने एक डिश आगे कर दी। विद्या जी ने पूछा, क्या है? तो कहने लगे, चाइनीज आलू है, खा लो तुम तो। अच्छा, चाइनीज आलू, चाइनीज आलू। खा लिया उन्होंने, अपने मेकअप रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय के वक्त दोनों मिले तो हरि भाई ने पूछा, चाइनीज आलू कैसे लगे? तो विद्या जी ने कहा कि ठीक थे लेकिन टेस्ट कुछ अजीब सा था। अच्छा, विद्या सिन्हा वेजिटेरियन थी। संजीव भाई ने कहा, तुम वेजिटेरियन हो ना? हाँ, इसलिए तुमको अजीब लगेगा। ये चाइनीज आलू दरअसल चाइनीज प्रॉन्स थे। ये सुनना था बेचारी विद्या सिन्हा बाथरूम भागी और 15 मिनट तक अपने मुंह में कुल्ले करती रही। अगर आप भी वेजिटेरियन हैं तो चाइनीज आलू जैसी चीजों से बच के रहिएगा, और अगर आप इंडियन हैं तो चाइनीज से बच के रहिएगा। एक डायरेक्टर ने एक हीरोइन को साइन किया। शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के पहले दिन जब वो हीरोइन सेट पे पहुंची, डायरेक्टर ने उसे देखा, ब्लंटली उस हीरोइन के फेस पर ही बोल दिया, मुझे नहीं लगता तुम इस फिल्म की हीरोइन बन सकती हो। ऐसा क्यों हुआ? ये मामला क्या था? वो डायरेक्टर कौन था? कौन थी वो हीरोइन? वो सब थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।
1974 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, गीता मेरा नाम, जिसे डायरेक्ट किया था मशहूर अभिनेत्री हीरोइन साधना जी ने। साधना का नाम इनके पिता की फेवरेट हीरोइन डांसर साधना बोस के नाम पर रखा था। और साधना कट के बारे में तो आपको पता ही है, साधना कट क्या था। एक जमाने में साधना कट पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां साधना कट के ऊपर जाती थी। वो हेयर स्टाइल ही साधना कट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी साधना कट की वजह से एक डायरेक्टर ने उन्हें साइन करने के बाद पहले ही दिन सेट पे कह दिया, तुम मेरी फिल्म के लिए फिट नहीं हो। साधना जी, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए क्या हुआ कि जब साधना लव इन शिमला के लिए साइन की गई तो डायरेक्टर शशिधर मुखर्जी को लगा कि जो फॉरहेड है बहुत ज्यादा वाइड है। हेयर ड्रेसर से कहा कि कुछ कोशिश करो किसी तरह से, नहीं हुआ तो उन्हें एक सैलून ले गए, एक ब्यूटी पार्लर ले गए और उससे कहा कि इसका जो चौड़ा माथा है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो, वरना माथा अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा तो आंखें भी छोटी लगने लगेंगी। और उन्होंने कहीं से देख ली हॉलीवुड की हीरोइन ऑड्री हैपबर्न की तस्वीर, रोमन हॉलिडेज की ऑड्री हैपबर्न। ऑड्री हैपबर्न के माथे पर भी वही फ्रिल्स हैं। तो उन्होंने सैलून की जो हेयर ड्रेसर थी उससे कहा, इस तरह की फ्रिल्स साधना के ऊपर ट्राई करो। हेयर ड्रेसर ने उसी तरह का स्टाइल साधना के माथे पर भी ट्राई किया। ट्राई करते ही डायरेक्टर को लगा, शशिधर मुखर्जी को, बिल्कुल ठीक है। साधना को कुछ नहीं मालूम, ये सब डायरेक्टर कर रहा है, डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, वो हेयर ड्रेसर कर रही है। और इसी हेयर स्टाइल के साथ साधना ने शूटिंग करनी शुरू कर दी। मामला एस्टेब्लिश हो गया, फिल्म चल गई, साधना हिट हो गई और साधना के हिट होने के साथ साथ हिट हो गया साधना कट का हेयर स्टाइल। इसी दौरान बिमल रॉय ने साधना को परख के लिए साइन किया। परख का जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, सीधी सादी लड़की, बिल्कुल टोटल कॉन्ट्रास्ट टू लव इन शिमला की साधना से, वो जो साधना कट बालों के साथ। बिमल रॉय की परख की लड़की बहुत ही सीधी सिंपल सादी सी लड़की। बिमल रॉय की फिल्म साइन करने वाली बात जब शशिधर मुखर्जी को पता चली तो वो साधना से नाराज हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि तुमने मुझसे पूछे बिना ये फिल्म कैसे साइन कर ली? मैं तो तुम्हें लॉन्च कर रहा हूं, ये बिमल रॉय बीच में कैसे आ गए? साधना ने समझाया और कहा कि भाई बिमल रॉय वाली फिल्म मेरी नेक्स्ट रिलीज होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। मामला सेटल हो गया। अब वो वक्त आया जब परख की शूटिंग के लिए साधना को पहुंचना था। तो उसी साधना कट के साथ जब बिमल रॉय, ग्रेट बिमल रॉय के सेट पर, जिस पे उनको सीधी सिंपल सादी लड़की का रोल करना है, जब साधना पहुंची तो बिमल रॉय देख के हैरान हो गए। उन्होंने कहा, व्हाट इज दिस? तुम तो इतनी ग्लैमरस लग रही हो, तुम बिल्कुल फिट नहीं हो मेरी फिल्म के रोल के लिए। मुझे अपनी फिल्म के लिए एक सिंपल लड़की चाहिए। साधना जी हैरान हो गई कि जिस फिल्म के लिए उन्होंने शशिधर मुखर्जी को इतना समझाया, उसी फिल्म का डायरेक्टर शूटिंग के पहले दिन ये कर रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बिमलदा को क्या जवाब दें। खैर थोड़ी देर में मामला सुलट गया। पूछा प्रॉब्लम क्या है? तब बिमलदा ने कहा, ये तुम्हारा साधना स्टाइल जो कट है वो तुम्हें ग्लैमर लुक दे रहा है, मुझे सीधी सादी लड़की चाहिए। साधना ने अपनी हेयर ड्रेसर के साथ मिलकर उस साधना कट जो फ्रिल्स थे उनको ऊपर किया, स्प्रे लगाया, बांधा, क्लिप लगाया और पूरे बाल पीछे कर लिए, माथे पे लगा ली टिक्की। साधना बन गई एक भारत की सीधी सिंपल लड़की। साधना जी कहती हैं कि जब मुझे मॉडर्न ग्लैमरस रोल करना होता था तो मैं शशिधर मुखर्जी के स्टाइल से चलती थी और साधना कट, और जब मुझे सीधी सिंपल लड़की का रोल करना होता था तो बिमल रॉय के स्टाइल पे चलती थी। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आज चर्चा की हमने उन फिल्मों की जो रिलीज हुई थी साल 1974 में। 1974 में तो बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई। इनमें से कुछ फिल्मों का लेखा जोखा थोड़ी देर में प्रस्तुत करूंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो मेहरबान कदरदान,
साल 1974 का लेखा जोखा। इस साल शशि कपूर की फिल्म रिलीज हुई थी चोर मचाए शोर। सारे गाने सुपरहिट गाने रहे। ये वो दौर था जब शशि कपूर फिल्म में काम करने का मेहनताना घंटों के हिसाब से लिया करते थे, और मैंने सुना है 1-1, 3-3, 4-4 शिफ्टों में काम किया करते थे शशि कपूर। जी, या इतना काम का वर्क प्रेशर था उनके ऊपर, इतने मेहनत की है इन दिनों उन्होंने। इसी साल सगीना महतो रिलीज हुई थी। ये फिल्म बांग्ला में भी कामयाब रही और हिंदी में भी कामयाब रही। इसमें पहली बार दिलीप कुमार ने अपनी धर्मपत्नी सायरा बानो के साथ काम किया। इसी साल राजेश खन्ना की फिल्म रिलीज हुई थी रोटी, और रोटी से ही आमद हुई थी, अराइवल हुआ था कादर खान का। कादर खान ने पहली बार इसी फिल्म में डायलॉग लिखे थे और यहीं से कादर खान का करियर शुरू हुआ था। इसी साल राजेश रोशन को ब्रेक मिला एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। राजेश रोशन साहब, ग्रेट माइस्ट्रो रोशन साहब के बेटे, उनको ब्रेक मिला। महमूद, ग्रेट कॉमेडियन, ग्रेट एक्टर, उन्होंने फिल्म बनाई कुंवारा बाप। राजेश रोशन का पहला ब्रेक था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एंड ही डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरफुल जॉब एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। क्या खूबसूरत कंपोजिशन है। मजरू साहब के गीत थे। पहली बार किन्नर जाति के लोगों का, हिजड़ों का कितनी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के कॉमेडियन इतनी खूबसूरत फिल्में बनाते थे। हाँ, ये होता है। सो इसी फिल्म कुंवारा बाप, ये साल कुंवारा बाप के लिए मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा महमूद साहब के लिए। इसी साल संजीव कुमार, द ग्रेट वर्सेटाइल एक्टर, की एक फिल्म रिलीज हुई थी, नया दिन नई रात। असल में नया दिन नई रात का सब्जेक्ट पहले गया था दिलीप कुमार के पास, और दिलीप कुमार ने ही कहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, और दिलीप कुमार ने रेकमेंड किया था नाम संजीव कुमार का। नया दिन नई रात, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 9 रोल किए थे। नवरस जो होते हैं, नवरस के रोल किए थे संजीव कुमार ने। इस फिल्म के अंदर गाने तो हैं, लेकिन इस फिल्म का एक गीत मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। ये शायद वो गीत है जो लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने भक्ति रस का गीत गाया। आज आपने लुत्फ लिया 1974 के साल का उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। चलने का समय हो गया है। अगली बार फिर आपसे भेंट होगी, नई शख्सियतें होंगी, नए अफसाने होंगे, और छेड़े जाएंगे सदाबहार तराने, नगमे। सुनते रहें, हमारा साथ देते रहें, ये प्रेम बरसाते रहें। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, और फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। और ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे ना कोई ठिकाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। इस प्यासों की प्रेम सभा में अगर आप आना चाहते हैं, इसका भाग बनना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में आपको आना पड़ेगा। SMS करें, नंबर है 55454। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, और उसके बाद अपना मैसेज। आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।